प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने पर आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी क्या, एक रोचक किस्सा समझिए। एक फ़ोटो मैंने देखी कहीं फेसबुक पर और उसके छायाकार थे अल्मोड़ा के रहने वाले जयमित्र बिष्ट। फ़ोटो बहुत सुंदर थी। मैंने वो अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर की। मेरी दो सहेलियाँ, उन्होंने जब ये फ़ोटो देखी तो उसमें उन लोगों ने लिखा कि ज़रूर इस फ़ोटो को देखकर मेरे दिमाग में कुछ आया होगा। मेरा जवाब था, नहीं तो। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ और मैंने शाम को ये कहानी लिखनी शुरू की और एक सिटिंग में पूरी करके उठी। तो ये कहानी जयमित्र बिष्ट की फ़ोटो से प्रेरित है और इस कहानी को मैंने समर्पित किया है अपनी उन्हीं दो सहेलियों जिनके नाम इस कहानी में आते हैं, अदिति और संगीता को। सुनिए आप बंद दरवाज़ा। चलते चलते अचानक मेरे पैर जहाँ के तहाँ ठहर गए। अगल बगल उठ आए मकानों के बीच इस मकान को खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पहचान तो पुरानी थी। यही तो था वो घर जिसकी दीवारों, खिड़कियों और आंगन से हमारे जीवन के सबसे मासूम साल लिपटे हुए थे। घर से उठती कई पुरानी खुशबुएं धीरे धीरे वहां की वीरानियों में घुलने लगी। वे दोनों जुड़वा बहनें मेरी सबसे अच्छी सहेलियां थीं। स्कूल के पहले दिन इंटरवल के दौरान जब मैं रुआंसी से अपनी सीट पर बैठी थी, तब अदिति मेरे पास आई और आते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने टिफिन खा लिया अपना? जवाब में मैंने जोर से ना में सिर हिला दिया। उसकी जुड़वा बहन अपनी सीट से पीछे मुड़कर हमें ही देख रही थी। अदिति ने उसे हाथ के इशारे से मेरी सीट पर बुला लिया। 3 टिफिन खुले और उनके खत्म होने तक मेरी सारी उदासी काफूर हो गई और हम पक्के वाले दोस्त हो गए। पहले दर्जे में हुई ये दोस्ती अगले 5 साल तक ऐसे ही चली। हम तीनों सब जगह एक साथ जाते। मेरा घर उनके यहाँ से कोई 4 मील पर था और उन दिनों इतना रास्ता तो हम खेल खेल में नाप जाया करते थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद हम अपने अपने घरों की ओर चल देते, लेकिन मेरा हर इतवार और कोई भी छुट्टी का अधिकतर समय इसी घर में बीतता था। दोनों बहनों के पास अपना कहने को एक अदद कमरा था, जहां हम मूसलाधार बारिश के दिनों में बैठे कैरम या लूडो खेलते। सर्दियों की चटक धूप में बाहर खेलते, जहां अगल बगल के बच्चे भी आ जुटते। उन दिनों मैं अपने घर से अपना लाल रंग का कोट पहनकर निकलती, जिसकी दोनों जेबों में मूंगफलियां ठुसी रहती। मन ललचा गया तो सहेलियों के घर की चढ़ाई के रास्ते में कुछ तो खा ही जाती थी। बाकी जितनी ईमानदारी से बच गईं तो उनके घर पहुंचकर जेबें खाली कर देती। मम्मी ने जेबें ऊपर तक भर दी थी ना, मैं बिन मांगे सफाई देने की कोशिश करती। और वो चलते समय गिर रही थी तो मैंने थोड़ी सी खा ली। संगीता मेरे झूठ को पकड़ लेती थी। झूठी? वो मेरी लंबी सी चोटी को पकड़कर खींचते हुए कहती, मैंने तुझे देखा नहीं था रास्ते में रुककर खाते हुए। काकी ऐसे में हमारे झगड़े सुलझाती। थोड़ी देर मुंह फुलाकर कुट्टा होने के बाद हम सब भूल जाते और मेरे घर वापस लौटने से पहले अंगूठा मिलाकर सल्ला भी हो जाती। खेल कूद पूरा होने के बाद दोनों बहनें मुझे अपने घर के मोड़ तक छोड़ने आती, जहां से नीचे मेरा घर दिखने लगता। उतार में दौड़ते हुए मैं जब अपने घर पहुंचती तब कई बार दोनों वहीं खड़ी मिलती। मैं जब उन्हें पीछे मुड़कर आखिरी बार हाथ हिलाकर बाय कहती, तब वे भी अपने घर की ओर बढ़ जाते। अदिति और संगीता के माता पिता कई साल पहले नासिक से यहाँ आकर बस गए थे। काकी कहती, अरे बेटा, इन पहाड़ों ने बांध लिया तुम्हारे काका को। शुरू में मैंने उन बहनों की माँ को आंटी कहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही टोक दिया, काकी कहो मुझे। बस
तभी से वो मेरी काकी और अंकल मेरे काका। खास मौक़ों पर काकी की बनाई पूरन पोली मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि पेट भर खा चुकने के बाद भी मेरा मन नहीं भरता तो काकी सिर पर एक चपत मारकर हंसकर कहती, बस कर अब, पेट फूट जाएगा। घर के लिए रखे दे रही हूं, बाद में खा लेना। मुझे और क्या चाहिए था। शाम को खेल कूद कर जब मैं अपने घर के रास्ते लगती तो स्टील के टिफिन में 2 पूरन पोली भी मेरे साथ चलती। माँ अगली बार उस टिफिन में पुए या सिंगल बनाकर रखते हुए कहती, ये ले, खाली बर्तन वापस नहीं करते, अपनी काकी को दे देना। फिर थोड़ा टपटते हुए कहती, खा मत लेना इसमें से कुछ रास्ते में। खाने के मामले में मेरी नीयत पर उन्हें हमेशा शक रहा। घर पर मेरी दादी थीं, जिनको अक्सर ये शिकायत रहती कि सहेलियों के घर से आने के बाद मैं खाना नहीं खाती। क्या खिलाती है उनकी आई तुझे, जो घर आकर खाने की तरफ देखती भी नहीं। मैं दादी का शॉल खींचकर भाग जाती और दूर जाकर उन्हें मुंह चढ़ाती। ऐसा ही टेढ़ा हो जाएगा मुंह, फिर कोई ब्याह कर भी नहीं ले जाएगा। दादी भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती। उस दिन पापा किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। छुट्टी का दिन था। स्कूल से मिला होमवर्क करने के बाद मैंने किताबें समेटी और जूते पहनने लगी। आज काकी ने शाम को वड़ा पाव की दावत पर मुझे न्योता दिया था। उसे मेरे जैसी पेटू लड़की भला कैसे छोड़ सकती थी। रोज शाम को बाहर कुर्सी डालकर बैठने वाली दादी आज नदारद थी। मैंने माँ को आवाज लगाकर अपने जाने की सूचना दी तो उन्होंने मुझे चाय का गिलास थमाकर दादी को दे आने को कहा। वे खुद सूखे कपड़ों के ढेर को तह लगा रही थी। कमरे में जाकर मैंने चाय का गिलास रखा और दादी को आवाज दी, अम्मा चाय पी लो। इतना कहकर मैंने उन्हें जोर से हिला दिया। दादी सिर ढापे गहरी नींद में थी शायद, उसने सुना ही नहीं। ओ अम्मा उठो, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। कहते हुए मैंने उन्हें लगभग झंझोड़ दिया। दादी टस से मस नहीं हुई। 2-3 बार ऐसा करने पर भी जब नहीं उठी तो मुझे झुंझलाहट हो आई। पैर पटकते हुए मैं कमरे से बाहर आई और माँ से बोली, नहीं उठ रही दादी, अब तुम ही उठाकर चाय पिला देना, मुझे खेलने जाना है, देर हो रही है। रुक जरा, एक काम को कहो वो भी नहीं होता इस लड़की से, पापा ने बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। कहते हुए माँ दादी को उठाने उनके कमरे की तरफ चल दी। मौका जानकर मैं बाहर की ओर लपकी। घर के बाहर निकली ही थी कि माँ के जोर से चीखने की आवाज आई। मेरे पैर वहीं जम गए। एक पल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर न जाने कौन सी अनजान ताकत मुझे उल्टे पैर घर के भीतर ले गई। माँ की चीख पुकार जारी थी। डरते हुए मैंने कमरे में कदम रखा। माँ दादी का सिर गोद में लिए रोई चली जा रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने एक हाथ मेरी तरफ पसार दिया। मैं दौड़कर उस विशाल बाह में समा गई। दादी चली गई बेटा, और ये कहकर माँ फिर से रोने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दादी आंखें बंद किए शांत लेटी थी। वही दादी जिसकी गोद में सिर रखकर मैं रोज नींद आने तक कहानियां सुना करती थी, जिसके पल्लू में बंधे पैसों की गांठ खोलकर मैं टॉफी लेने चल देती थी और जिसे चिढ़ाने के लिए मैं जानबूझकर उसके पल्लू से हाथ पोंछ लेती थी। थोड़ी देर में ही सारा पड़ोस घर में जुट गया। काका काकी को खबर लगी तो वे भी बेटियों के साथ आ पहुंचे। काकी ने थोड़ी देर में ही सब संभाल लिया। रात भर वे दोनों वहीं रहे। मुझे याद है काकी थोड़ी देर के लिए घर गई थी और जबरदस्ती मुझे भी साथ ले गई। जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ बनाया और मेरे आगे खाने को रख दिया। मेरी रुलाई फूट पड़ी। एक तरफ दादी याद आती थी तो दूसरी तरफ भूख भी लगाई थी। पहला निवाला मुंह में डालते ही
दादी की कही बात याद आई। तुझे क्या खिलाती है उनकी आई। आंख में आंसू भर आए, गला रुंध गया, लेकिन बचपन की भूख जीत गई। काका ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर सारे इंतजाम किए। मुश्किल ये थी कि पापा को खबर कैसे दी जाए। दिल्ली में उनके दोस्त का फोन नंबर माँ के पास था। दिल्ली जाकर पापा उन्हीं के यहाँ रुकते थे। कुछ तो काका ने किया ही होगा। अगले दिन 11 बजे तक पापा की टैक्सी दरवाजे पर आकर लग गई थी। देखते देखते 1 बरस भी बीत गया। दादी की बरसी के बाद पापा कई बार दिल्ली जाते थे। एक बार मैं और माँ भी गए। वापस आते हुए माँ और पापा बहुत खुश थे। माँ ने कनॉट प्लेस से कुछ शॉपिंग भी की। मेरे लिए भी कुछ अच्छे नए ढंग के कोट और ऊनी कपड़े खरीदे गए। मैं पहली बार दिल्ली गई थी, इसलिए इतने बड़े शहर की रंगीनियां मुझे वैसे ही लुभा रही थी। ज्यों-ज्यों हमारा ठेठ पहाड़ी शहर अल्मोड़ा पास आता गया, मैं मन ही मन उसकी तुलना दिल्ली से करने लगी। वहाँ के मुकाबले हमारे शहर में कुछ भी नहीं है। काश मैं भी दिल्ली में रहती। मेरे मन में दिल्ली पूरी तरह से छा गया था। घर आकर माँ और पापा देर तक आपस में बातें करते रहते। मैंने उनकी बातों में शामिल होना जरूरी नहीं समझा और ना उन्होंने मुझे इस काबिल पाया। माँ कई बार कपड़े छांटती रहती और गैर जरूरी कपड़ों और दूसरे सामान को अलग रखती जाती। एक दिन पापा शाम को ऑफिस से आए तो बड़े खुश थे। चलो भाई, आखिरकार सारा काम हो गया, वे माँ से बोले। मैं अपनी ड्राइंग बुक पर झुकी पहाड़ से उतरती नदी में रंग भर रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, माँ ने खुशी से कहा। मैंने नजर उठाकर दोनों की तरफ देखा। सुनिधि, बेटा कल मैं एक अर्जी लिखकर तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी प्रिंसिपल को दे देना। मैं कल दोपहर स्कूल आकर बात कर लूंगा, पापा ने कहा। क्यों पापा, आपको स्कूल क्यों आना है और अर्जी किस बात की? मैंने एक बार पापा को देखा और फिर अपने चित्र में रंग भरने में तल्लीन हो गई। मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा था अभी। नदी के पार बने घर के बाहर हरी हरी घास लगानी थी, फूलों में लाल पीले रंग भरने थे, आसमान में 3 काली चिड़िया उड़ानी थी और हरे हरे पहाड़ों के बीच से सिंदूरी सूरज उगाना था। इधर आओ, पापा ने बड़े प्यार से मुझे कहा। पास रखे मग में रंग से पुते हाथ डुबाकर घुटनों के बल खड़ी होकर मैं पापा के पास आ गई। पापा ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें यहाँ के स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने आदतन मुंह में उंगली दबाते हुए कहा। क्योंकि हम लोग अब अमेरिका जा रहे हैं, पापा ने प्यार से मेरी उंगली दांतों के बीच से छुड़ाते हुए कहा, जिसे मैंने अपनी बाकी उंगलियों में उलझा लिया। हाँ, सच्ची? मैं उनकी गोद से उछलकर खड़ी हो गई। अमेरिका, वो तो बहुत बड़ा देश है ना पापा। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे घर होते हैं और वहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं। मैं एक सांस में कह गई। पापा और मम्मी मेरी इस बात पर ठहाका मार कर हंस पड़े। अपने इस उतावलेपन पर थोड़ी खिसिया कर रह गई मैं। पापा ने मुझे अपने चौड़े सीने में छुपाते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, वहां ऐसा ही होता है। माँ ने हंसते हुए मेरे सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाई और पापा के लिए चाय बनाने रसोई की ओर बढ़ गई। अमेरिका जाने की खबर तो अपनी पक्की सहेलियों को देनी ही थी। मैंने एक नज़र अपने आधे बने चित्र पर डाली और सोचा कि ये तो मैं कल भी कर सकती हूँ। ड्राइंग का पीरियड तो अब 2 दिन बाद होना था। मैंने जल्दी जल्दी जूते पहने और अपनी सहेलियों के घर की तरफ भागी।
काकी बाहर से बढ़िया और अचार समेट रही थी। काकी, आत्या और सत्या कहाँ हैं? मैंने चहकते हुए उनसे पूछा। अंदर होंगी। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश लग रही है। उन्होंने पूछा, लेकिन काकी को जवाब देने की फुर्सत मुझे कहाँ थी। उनकी बात के पूरा होने तक तो मैं अपनी सहेलियों के कमरे में थी। हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, मैंने भीतर घुसते ही खबर दी। दोनों बहनें मेरा मुंह देखने लगी। आत्या ने अपनी गुड़िया को नए कपड़े पहना दिए थे और अब वो सत्या के गुड्डे के साथ बाहर सैर पर जाने को तैयार थी। अचानक कही गई मेरी बात शायद उनके पल्ले नहीं पड़ी। कितनी दूर है अमेरिका? आत्या ने भोलेपन से पूछा। बहुत दूर है, मैंने अपने हाथ फैलाकर दूरी नापने की कोशिश करते हुए बताया। मालूम है, वहां हवाई जहाज से जाना पड़ता है, तब भी 2 दिन लग जाते। सच्ची? संगीता ने गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ, और पता है वहां इतने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं। मैंने पंजों के बल खड़े होते हुए पूरी लंबाई में अपनी बाहों को इतना ऊंचा किया जितने से मेरी कल्पनाओं में उतने ऊंचे घर फिट हो जाएं। फिर तू वापस कब आएगी? संगीता ने पूछ लिया। सर्दियों की छुट्टी के बाद आ जाएगी? ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। मेरे लिए तो यही बात था कि मैं एक अनजाने मगर ऐसे देश जा रही थी जहां जाने का बाकी लोग सपना ही देख पाते थे। उस दिन हमारी बातचीत का विषय अमेरिका ही रहा। शाम को घर लौटकर मैंने माँ से पूछा, मम्मा, हम लोग अमेरिका से वापस कब आएंगे? काकी कह रही थी कि इस बार मेरे लिए खूब सारा आम पापड़ बनाएगी। माँ रोटी बेल रही थी। बेलन का सिरा मेरे पेट में लगाते हुए बोली, चल बुद्धू, हम लोग अब इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। पापा वहीं काम करेंगे ताऊ जी के साथ, उनके बिजनेस में मदद करेंगे। ये सुनकर मेरे अमेरिका जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मैं चुपचाप पलटकर कमरे में चली आई, जहां पापा अपने सामने बिखरी फाइलों में कुछ कागज लगाने में व्यस्त थे। मैं उन्हें ऐसा करते देखती रही। क्या हम लोग सच में वापस नहीं आएंगे? मम्मी पापा को अपने दोस्तों की याद नहीं आएगी? मम्मी कहती है कि ये गमलों में लगे ढेर सारे फूल उनके बच्चों जैसे हैं। मम्मी को अपने इन बच्चों की याद नहीं आएगी? 2 साल पहले मेरे जन्मदिन पर मम्मी ने मेरे हाथ से बोगनविलिया की बेल लगवाई थी। इस साल उसमें कितने ढेर सारे फूल आ गए थे। गमले से नीचे लटकती बेल फूलों से लद गई थी। मेरे मन में हौल सी उठने लगी। मैं वहां और देर नहीं बैठ सकी। उठकर उस कमरे में चली आई जो कभी दादी का कमरा हुआ करता था। अब वो मेरा था। दीवारों पर मेरी बनाई पेंटिंग्स लगी थी। पापा अच्छी पेंटिंग्स छांटकर मेरे कमरे की दीवारें सजा देते थे। मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। वहां मुझे कहाँ मिलेंगी अदिति और संगीता? किन के साथ खेलूंगी मैं वहां? सच ये था कि मेरी जल्दी से किसी के साथ दोस्ती होती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ये 2 सहेलियां बनी थी। इनका साथ भी छूट जाएगा। तभी मम्मी ने खाने के लिए आवाज दी। मैं बिस्तर पर पड़ी रही। तब उन्हें खुद आना पड़ा। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी बंद दरवाजा। 20 दिन बाद दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए हमारी फ्लाइट थी। पापा ने स्कूल से मेरा नाम कटवा दिया था। अब तो मुझे ये दिन और भी लंबे लगने लगे। मम्मी सारा दिन व्यस्त रहती। कुछ सामान किसी को देना था, कुछ बेच देना था, कपड़े भी छांट कर अलग करने थे। मम्मी पापा को फुर्सत नहीं थी, इसलिए लखनऊ से मौसी और मौसा जी मिलने के लिए खुद आने वाले थे। मम्मी का कुछ सामान मौसी ने लेकर जाना था। मम्मी पापा सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते।
कई सारी लिस्ट बनती और फाड़ कर फेंकी जाती। मैं अब भी अपनी सहेलियों के घर जाती रही, लेकिन जैसे जैसे मेरे जाने के दिन नज़दीक आते गए, मैं यह सोचकर परेशान रहने लगी कि इतनी सारी चीज़ें छोड़कर हम कैसे चले जाएंगे। शाम होते ही मैं सहेलियों के घर की तरफ लपकती। जितनी देर मैं वहां रहती तो सोचती कि मुझे घर जाना ही न पड़े, मैं यहीं रह जाऊं। बीच बीच में काकी मेरे जाने की बात पूछती। मेरा अनमना मन उनके सवाल से बचना चाहता, जैसे ये सब करके मेरा जाना टल जाएगा। उन दिनों एक दूसरे से बिछड़ते समय सहेलियों में आपस में निशानियां देने का चलन था। काकी और काका ने जाने के 2 दिन पहले हम सबको उनके घर पर खाने का न्योता दिया। मम्मी खुश होकर काकी को जाने की बात बताती रही। उस दिन मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं दुनिया के आखिरी छोर पर खड़ी हूँ, जहाँ से मेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। माँ पापा खुश थे कि वे विदेश जा रहे थे। उनके दोस्त उनकी खुशी में खुश थे, लेकिन मुझे किसने पूछा था। मैं अपनी बनाई हुई 2 पेंटिंग्स आत्या और सत्या के लिए ले गई थी। पापा ने उन्हें फ्रेम करवा दिया था। मम्मी ने अपने सारे गमले काकी को दे दिए थे, बोगनविलिया का वो गमला भी जो चटक फूलों से लद जाता था। हम तीनों उस दिन कितने उदास थे। मुझसे ज्यादा उन्हें इस बात की खबर थी कि अब हम शायद ही मिल पाएं। मेरे मन में तो फिर भी अपनी सहेलियों से बिछड़ने के साथ ही समंदरों के पार एक सपनीले देश जाने के आकर्षण का मिला जुला भाव था। काका के पास एक कैमरा था। उन्होंने हमारी कई सारी फोटो खींची। पापा ने उनसे वादा लिया कि वो घर जाकर ताऊजी का पता उन्हें दे देंगे, ताकि ये फोटो वे अमेरिका भेज सके। अगले दिन की आखिरी शाम को भी मैं अपनी सहेलियों के पास मिलने गई। काकी ने बोगनवेलिया के पौधे को गमले से निकालकर घर के दरवाजे के पास लगा दिया था। तीसरे दिन मैं जब सुबह उठी, तब तक एक टैक्सी घर के नीचे वाली सड़क पर खड़ी थी। पापा के कुछ दोस्त विदा कराने आ पहुंचे थे और बचा कुचा सामान ठिकाने लगाया जा रहा था। हमारा ले जाया जाने वाला सामान तो पिछली रात ही पैक करके एक तरफ लगा दिया गया था। मैं जिद करती रही कि मैं अपनी सब गुड़िया और अपने खेल के सारे बर्तन लेकर जाऊंगी। ये तो अमेरिका जाकर ही पता चला कि उसमें से कुछ भी वहां नहीं आया था। केवल एक सादी सी स्क्रैप बुक जो मेरी सहेलियों ने मेरे लिए खरीदी थी, वही कपड़ों के नीचे मिली। उसके पहले पन्ने पर आत्या और संगीता ने हाथ पकड़े 3 लड़कियों की तस्वीर बनाकर सबके नीचे उनके नाम लिख दिए थे। आप सुन रहे हैं बंद दरवाजा। पिंडारी ग्लेशियर की ट्रेकिंग से लौटते हुए हमने 3 दिन अल्मोड़ा में रुकने का कार्यक्रम बनाया था। एडवर्ड और मैं 10 साल बाद इंडिया आए थे। इससे पहले हम अपने कुछ दोस्तों के साथ साउथ के टूर पर आए और वहीं से वापस लौट गए थे। हमारे दोनों बेटे अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और अब हम अपना घूमने का शौक पूरा कर रहे थे। एडवर्ड पक्का घुमक्कड़ है। अब तक हम आधी से ज्यादा दुनिया के सुदूर इलाकों की यात्रा कर चुके थे और इस बार इंडिया के कम से कम 2 ग्लेशियर तक जाने का इरादा रखते थे। मिलम ग्लेशियर से होते हुए हम पिंडारी ग्लेशियर भी जाना चाहते थे। ट्रैवल रूट की प्लानिंग करते हुए मैंने देखा था कि लौटते समय अल्मोड़ा रास्ते में पड़ेगा। तभी मैंने एडवर्ड को बताया था कि बचपन का सबसे यादगार समय मैंने इस शहर में बिताया है। ओह रियली? वी कैन प्लान अ शॉर्ट स्टे एट दैट प्लेस। हमने आसपास की जगह देखी और तय किया कि कौसानी और कटारमल होते हुए 2 दिन के लिए नैनीताल जाएंगे। 40 साल बाद मैं उसी शहर में थी। हर बदलते शहर की तरह ये भी कितना तो बदल गया है। उसे बदलना ही है। हम भी तो कितना बदल गए हैं। अब हम भी वो पहले जैसे कहाँ रहे। 40 साल पहले हमारे भीतर कितनी शांति थी, कितना सुकून। अब कितना शोर है हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का, जरूरतों का।
दिनों दिन ये शोर बढ़ता ही जाता है। मुझे कुछ कुछ याद था कि हमारा घर किस तरफ पड़ता था, लेकिन ठीक से मोहल्ले का नाम याद नहीं था। मम्मी पापा होते तो उनसे पूछ लेती, लेकिन वे दोनों तो इस दुनिया से जा चुके थे। मुझे इतना याद था कि सर्किट हाउस की ओर जाने वाली सड़क के नीचे हमारा घर हुआ करता था और उसी के एक तरफ ऊपर की ओर मेरी सहेलियों का घर। पहले दिन तो हमने शाम को होटल पहुंचकर ट्रैकिंग की थकान उतारी। मुझे सुबह का इंतजार था। अगले दिन होटल से ही नाश्ता करके हम शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़े। सर्किट हाउस को जाने वाला रास्ता पूछते पूछते हम उस सड़क पर थे जहां कभी इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा सड़क पर चलने वालों की ही आवाजाही रहती थी। अब वहां गाड़ियों का शोर है और पैदल चलने वाले किनारों पर सिमटते हुए चल रहे हैं। रास्ता तो पहचान में आ गया, लेकिन वो जगह खोजना बड़ा मुश्किल काम था। मेरी यादों में जो घर था, सड़क के नीचे मुझे वैसा एक भी घर दिखाई नहीं दिया। सभी घर पक्के सीमेंट के 2 या 3 मंजिला थे, जबकि हमारा टीन की ढलुआ छत वाला 1 मंजिला मकान हुआ करता था। मैं खोजती रही 40 बरस पहले के निशान, जो शायद वहीं कहीं किसी पक्के मकान की नींव तले जमींदोज हो गए थे। एडवर्ड मेरे मन की बात समझ गया था। मुझे कंधे से पकड़कर वापस ले चला। ओह कम ऑन डियर, इट हैपेंस। मैंने उसे बताया कि ऊपर की तरफ मेरी सहेलियां रहा करती थी। वाना गो देयर? उसने पूछा। जवाब में मैं बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। बिना कुछ कहे उसने मेरी सारी बात सुन ली थी। सड़क से निकलकर हम ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। 40 बरस पहले के दौड़ते भागते पैरों को अजीब सी थकन जकड़ने लगी। कितने मन से मैंने 3 दिन यहाँ रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन मेरे बचपन का वो घर तो जाने कहाँ गुम हो गया था। हर तरफ इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है कि पुराने दिनों में अपनी यादें तलाशना मुमकिन ही नहीं है। सड़क छोड़कर जब हम ऊपर की ओर चढ़े, तब भी उन दिनों की खाली जगहें सब भर गई दिख रही थी। कुछ चीजें यादों में ही रहे तो अच्छा है। इतने बरसों बाद फिर से उन जगहों में वही सुकून तलाशने के लिए जाना बिल्कुल बेमानी है। काका काकी भी अब होंगे या नहीं, क्या मालूम। अदिति और संगीता भी शादियां करके न जाने कहाँ चली गई होंगी, क्या मालूम वो घर भी हमारी तरह ही किसी और घर की नींव तले सो रहा हो। सी, द व्यू फ्रॉम हियर इज ब्यूटीफुल। एक कोने पर आकर कैमरे का एंगल सेट करते हुए एडवर्ड ने कहा। ये वही कोना था जहां तक अदिति और संगीता मुझे छोड़ने आते थे। नीचे, बहुत नीचे, यहाँ से वो जगह दिख रही थी जहां कभी हमारा घर हुआ करता था। मेरी आंखों ने एक बार फिर कोशिश की, क्या पता कोई निशान मिल जाए। मिला। एक बूढ़ी सी औरत किसी को अपने घर से जाते हुए विदा करने के लिए घर के दरवाजे के बाहर आई थी और सड़क पर पहुंच गए अपने किसी को हाथ हिला रही थी। हम यही होते तो मम्मी भी इतनी ही बूढ़ी हो गई होती। मेरे चारों ओर की हवा ठहर गई। सड़क पर गाड़ियों का शोर थम गया। आसपास से गुजरते लोगों के पैरों की आवाज कहीं खो गई। रह गई केवल एडवर्ड के कैमरे की फोटो खींचती हुई। मैं एडवर्ड को उसके कैमरे के साथ छोड़कर उसी धुन में आगे बढ़ गई। सिर्फ एक आवाज, क्लिक क्लिक क्लिक। मेरे पैर नाउमीदी के एक जादुई सम्मोहन से जकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे जब मैंने उस अहाते में कदम रखा। बोगनविलिया की फूली हुई बेल प्रवेश द्वार के ऊपर से गोलाई में नीचे की ओर झुकी हुई थी। बाहर बनी 3-4 सीढ़ियों तक उसके फूल बिछे हुए थे, जाने किसकी प्रतीक्षा में। दरवाजे पर मोटा सा ताला लटका हुआ था। कई सारे गमले लाइन से लगे हुए थे, लेकिन रख रखाव न होने के कारण सूख रहे थे। हाँ,
ये वही घर है, वही है, एकदम वही। पीछे आउटहाउस भी वैसा ही था। वहां अब भी कोई रहता है। बाहर तार पर कपड़े लटके हुए थे। मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। एडवर्ड! मैंने जोर से उसे पुकारना चाहा। देखा तो महाशय मुस्कुराते हुए मेरे बगल में आ खड़े हैं। I found it, dear. Finally, I am here. Oh, this is the same house. Yes, this is the house, darling. मैं एडवर्ड की बाह में अपनी उंगलियां धसाती चली गई। ओके ओके, फाइन, हैप्पी ना? कहते हुए उसने अपनी मजबूत बाह मेरे कंधे पर रख दी। मैं उसके सीने से लगकर देर तक उस बंद दरवाजे को देखती रहती, अगर एक आवाज ने मुझे चौंका न दिया होता। नमस्कार साहब, आप लोग? एक औसत कद का ठेठ पहाड़ी आदमी हमारे सामने खड़ा था। मैं संभल कर सीधी खड़ी हुई। इस घर में ताला क्यों लगा है? मैंने उससे पूछ लिया। अमेरिका में यही सवाल करने पर मुझे शक की निगाह से देखा जाता, लेकिन ये भारत था, मेरा अपना वतन, मेरी मिट्टी। मेरा मतलब है यहाँ कोई रहता नहीं क्या? मैंने आगे जोड़ा। रहते हैं ना साहब, रहते क्यों नहीं है? साहब और मैडम जी यहीं रहने वाले हुए। 1 महीने से आजकल पुणे गए हैं अपनी बड़ी बेटी के पास, उसने कहा। फिर थोड़ा हिचकते हुए बोला, लेकिन साहब आप कहाँ से? उसने ये सवाल मेरे समझने के लिए बीच में ही आधा छोड़ दिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, जुड़वा? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जी, 2 बेटियां ठहरी साहब की, लेकिन आप? उसने थोड़ा आश्चर्य में पड़ते हुए फिर मूल प्रश्न मेरी तरफ दागा। मुझे उसके सवालों से ज्यादा अपने सवालों का सही जवाब मिलने की बेचैनी थी। उनके नाम संगीता और अदिति हैं? मेरी बेचैनी अपनी चरम पर थी और सिर्फ अपनी बातों के जवाब सुनना चाहती थी। जी हाँ, लेकिन आप कैसे जानने वाले हुए उनको? उसकी जुबान से ज्यादा सवाल उसकी आंखों में थे। इतनी देर से एक फिरंगी के साथ आई अधेड़ उम्र की एक औरत उससे सवाल किए जा रही थी और बदले में उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला था। मैंने कसकर एडवर्ड के हाथ पकड़ लिए। ओह डियर, कैन यू बिलीव दिस? बिना एडवर्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार किए मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। रास्ते में बिछे हुए फूल मेरे जूतों के नीचे आने पर भी धीमे से हंस दिए। मैंने हाथ लगाकर दरवाजे को महसूस किया, जिसके ऊपर बने शेड पर बेल में लगे फूल नीचे झुककर झूल रहे थे। लगा माँ ही खड़ी है। एडवर्ड सामने खड़ा मेरे बचपने पर मुस्कुरा रहा था, जो हमेशा मेरी ऐसी हरकतों पर हंसकर कहता, द ग्रेट इंडियन इमोशंस। मैं वहीं दरवाजे पर टिक कर खड़ी हो गई और तभी एडवर्ड ने मेरी फोटो खींची। क्लिक। घर का वो पहाड़ी केयरटेकर कभी मुझे और कभी मेरे फिरंगी पति को देख देख कर अब मुस्कुराने लगा था। ओ सॉरी भाई। अब मैं उस आदमी से मुखातिब हुई। आपके पास साहब या किसी और के फोन नंबर तो होंगे? जी, फोन नंबर तो है, लेकिन आप? उसने फिर अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया था। ओह हाँ, मैं अदिति और संगीता के बहुत बचपन की सहेली हूँ। पहले हम यहीं रहते थे, पास में, नीचे की तरफ। आप मुझे साहब का नंबर दे सकते हैं? जी, मैं अभी बात करा देता हूँ आपके साहब से। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? कहकर उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। फोन की घंटी की आवाज घर के अहाते से होती हुई सामने के पहाड़ों से टकराती
चारों ओर गूंज रही थी। कुछ देर में उसने मेरे पास वो सारा बीता हुआ समय लौटा लाना था, जिसकी प्रतिध्वनि मेरे भीतर ही कहीं थी और मैं उसे अब तक नहीं सुन पाई थी। दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन अनजाने ही मैं उसे थोड़ा सा भीतर की ओर ठेल आई थी, जहाँ से सूरज की एक बारीक किरण दूर तक पसरती जा रही थी। आप सुन रहे थे अल्मोड़ा के छायाकार जयमित्र बिष्ट की खींची हुई एक फोटो से प्रेरित कहानी बंद दरवाज़ा, जिसे मैंने समर्पित किया है अपनी दोनों सहेलियों अदिति और संगीता को।